हेलो एंड वेलकम। आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अमेंडेड अप टू जून 2025 और आज है इस टॉपिक पर लेक्चर नंबर 1। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे आप देख लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट नायब तहसीलदार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये J&K का मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी पे बेस्ट क्वालिटी कोर्स आपको मिलेगा और ज्वाइन करने का तरीका आप पढ़ लीजिए कैसे करना है और ऑफर ख़त्म होने से पहले जुड़ जाना। यहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज़, कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, कंप्लीट MCQ सीरीज़ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अमेंडेड अप टू जून 2025। जून 2025 तक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड या इसके अलावा रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर या एडॉप्टेशन ऑर्डर या रूल्स में थोड़े से चेंज आए हैं, जो भी कुछ हुआ है वो सब हम आपको पढ़ाएंगे अप टू जून 2025 जो भी चेंज आया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है आज के टॉपिक का ये अपडेटेड वर्जन का लेक्चर नंबर 1 है। देख लीजिए J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में सबसे पहले हम अमेंडमेंट्स देखते हैं क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक अमेंडमेंट हुआ है 2021 में जिसकी वजह से 2019 के J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 13 और सेक्शन 88 में चेंज आया है। दूसरा अमेंडमेंट हुआ है 2023 में जिसमें J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर जो सेक्शन 14 और सेक्शन 14 सबसेक्शन 3, सेक्शन 14 सबसेक्शन 10 इसमें चेंज आया है और 2 नए सेक्शंस को इंसर्ट किया गया है। पहले 2019 के J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये वाले 2 सेक्शंस नहीं थे, इन 2 सेक्शंस को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा एक और अमेंडमेंट हुआ है 2023 में ही, एक और अमेंडमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये 2 सेक्शंस को इंसर्ट किया गया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर। ओके, चलिए अब आज के लेक्चर में हम तो अमेंडमेंट्स उठाएंगे। ये जो आप 3 अमेंडमेंट्स देख रहे हो इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं आज हम ये वाला अमेंडमेंट आपको पढ़ाएंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही सबसे बड़ा और ये है टॉपिक। ये जो अमेंडमेंट है ये है एक नए टॉपिक के साथ कनेक्टेड, वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक J&K रीऑर्गेनाइजेशन का, J&K डिलिमिटेशन कमीशन। आपको मैं बताता हूं, ये जो यहां पे मैंने आपको बता दिया 2023, तो आज आप देख लीजिए यहां पे आज हमारा यही टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 में। लेकिन इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका J&K डिलिमिटेशन कमीशन। तो आज हम J&K डिलिमिटेशन कमीशन आपको पढ़ाएंगे और उसके अलावा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 अमेंडमेंट एक्ट 2023 भी आपको पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 जो मैं आपको कल दूंगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड अमेंडमेंट और ये 2021 वाला अमेंडमेंट। छोटे छोटे टॉपिक से लेक्चर नंबर 2 में दोनों के दोनों कवर होंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज रिलेटेड टू 2019 के एक्ट या एडॉप्टेशन ऑर्डर्स रिलेटेड टू 2019 का एक्ट या रूल्स में जो भी चेंज आया है वो सब लेक्चर नंबर 3 में आएगा। और फिर लेक्चर नंबर 4 से आपका बराबर ये जो एक्ट है इस एक्ट का हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। और शॉर्ट में आपको बता दूं टोटल इस टॉपिक पे 8 से 9 लेक्चर आएंगे, तो 8 to 9 लेक्चर्स में मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा ये अपडेटेड वर्जन आपको पढ़ाने का। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंप्लीट आपको हो जाएगा 8 से 9 लेक्चर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है पहला लेक्चर और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ेंगे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का रिलेटेड, वो है 2023 वाला अमेंडमेंट। तो 2023 में अमेंडमेंट हुआ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के एक्ट में, अमेंडमेंट हुआ 2023 में। अब सुनो अमेंडमेंट जो हुआ असल में कैसे हुआ। ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया। अब सबसे पहले क्या करना था, बिल को इंट्रोड्यूस करना था। कौन सी बिल? J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट में? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। कब? जुलाई 2023 में। तो जुलाई 2023 में इंट्रोड्यूस होती है J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ओके, जुलाई में। लोकसभा में जब ये इंट्रोड्यूस होती है तो लोकसभा इसको पास करता है दिसंबर 2023 में। फिर दिसंबर में ही राज्यसभा भी पास करता है और दिसंबर 2023 में ही प्रेसिडेंट भी साइन करता है। तो इंट्रोड्यूस हुई है लोकसभा में, लोकसभा ने पास की 6 दिसंबर को और जब ये लोकसभा ने पास 6 दिसंबर को की तो उसी दिन राज्यसभा जाती है बिल। तो राज्यसभा ने फिर पास की है 11 दिसंबर को और फिर प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया, एसेंट दिया, मतलब साइन किया। कब? 15 दिसंबर 2023 को। सिर्फ इतना ही अगर आप याद रखेंगे, इंट्रोड्यूस कहां पे हुई? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। और उसके बाद अगर इतना ही आप याद रखेंगे, जुलाई 2023 में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, प्रेसिडेंट का साइन, वो सब कुछ हुआ दिसंबर 2023 में। जुलाई 2023,
लोकसभा इंट्रोड्यूस, और बाकी की बातें दिसंबर 2023 में हुई, लोकसभा से पास भी, राज्यसभा से पास भी, और प्रेसिडेंट ने भी साइन किया, मतलब एसेंट दिया। और सुनो, जब 15 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ने साइन किया इस बिल को, तब तक ये बिल थी, लेकिन जब एसेंट दिया मतलब अपना साइन दिया, तब ये बिल बन गई एक्ट। इसीलिए मैंने इस इधर से लिखा एक्ट। जब प्रेसिडेंट साइन करता है तो बिल बन जाती है एक्ट। सिर्फ इतनी ही फर्क है बिल और एक्ट में, बाकी के कंटेंट्स सेम होते हैं, सिर्फ इतनी ही फर्क है कि प्रेसिडेंट का अगर साइन आ गया, एसेंट आ गया, तो वो बिल एक्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए, अब ये तो आपने सुन लिया, समझ लिया कि बिल था, लेकिन अमेंडमेंट क्यों करना था 2019 के एक्ट में? 2019 के जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट क्यों करना था और कहां कहां अमेंडमेंट करना था, कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट करना था, ये सब मैं आपको बताता हूं। चलिए देख लीजिए। अब हम देखते हैं अमेंडमेंट जो हुआ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। अमेंडमेंट कहां कहां हुआ याद रखना। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 14 सब सेक्शन 10 में चेंज आया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकंड, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो देख रहे हैं, इसके अंदर सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 जो था और सेक्शन 14 सब सेक्शन 10 जो था, उसके अंदर अमेंडमेंट आया, चेंज आया। इतना ही नहीं, इस 2023 की जो बिल डाली गई, एक्ट बनाया गया, इसमें एक और बात हुई। क्या? इसी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में 2 सेक्शंस पहले नहीं थे। अब इंसर्ट किया गया 2 सेक्शंस को इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। कौन कौन सा इंसर्ट किया गया? सेक्शन 15A इंसर्ट किया गया, सेक्शन 15B इंसर्ट किया गया। देखो, सेक्शन 14(3), सेक्शन 14(10) में चेंज लाया गया, वो पहले से थे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। इसके अलावा और क्या किया गया? इंसर्ट किया गया, मतलब कि ये 2 नहीं थे पहले जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। सेक्शन 15A और सेक्शन 15B ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 2019 में आया ओरिजिनली, तब ये नहीं थे, तो इन दोनों को इंसर्ट किया गया। ये तो थे, लेकिन इन दोनों में चेंज लाया गया। अब यही बातें आगे भी आप सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 14(3) में क्या चेंज लाया गया, सेक्शन 14(10) में क्या चेंज लाया गया, जो पहले से थे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। उसके अलावा जो सेक्शंस नहीं थे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उनमें क्या लाया गया, सेक्शन 15A की वजह से जो इंसर्ट किया गया, उसमें क्या लाया गया, और सेक्शन 15B जो इंसर्ट किया गया जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, उसकी वजह से क्या लाया गया, इस सेक्शन के अंदर क्या इंसर्ट किया गया, वो हम एक एक करके ये चारों के चारों कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं सेक्शन 14 सब सेक्शन 3। चलिए देखिए, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सबसे पहले से ये था, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 पहले से ये था, ओके, जो मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन सेक्शन 14(3) जो है, ये पहले क्या बोलता था? ये पहले बोलता था, देखिए, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के जो है, उसमें जो सीट्स थी वो 107 थी। ये पहले ये बोलता था, लेकिन अभी चेंज लाया गया। क्या चेंज लाया गया? टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इंक्रीज किए गए फ्रॉम 107 टू 114। मतलब पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था सेक्शन 14(3), उसमें बोला गया था 107 टोटल सीट्स होंगे, टोटल एमएलएज होंगे, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स मतलब टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल एमएलएज जे.एंड.के में कितने होंगे? 107। ये पहले बोलता था। लेकिन अब क्या किया गया? अमेंडमेंट लाया गया 2023 में, और अमेंडमेंट जो लाया गया 2023 में, उसको बोला गया, उसमें अब बोला गया नहीं, ये जो सेक्शन आपने देखा उसमें अमेंडमेंट लाइए और इंक्रीज करिए सीट्स 107 से 114। अब 100 टोटल 114 एमएलए बनेंगे जे.एंड.के में। ओके, बाय डायरेक्ट इलेक्शन इनका इलेक्शन है। आगे मैं आपको बताऊंगा बाय नॉमिनेशन भी एलजी साहब कुछ को नॉमिनेट करेगा, लेकिन ये सारे के सारे सीट्स इलेक्शन के हैं, नॉमिनेशन वाले सीट्स नहीं है। ओके, चलिए, ये आपको आगे कवर होगा, बाय इलेक्शन बाय नॉमिनेशन आपको आगे कवर होगा, टेंशन मत लीजिए आज ही के लेक्चर में। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले ये बोला गया सेक्शन 14(3) को चेंज करो 107 से 114, तो इसमें कितने एमएलएज बढ़ाए गए? बताओ मुझे। 107 से 114 मतलब कि 7 सीटें बढ़ा दी गई। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जो इंक्रीज करी गई, 7 सीटें बढ़ाई गई, 7 एमएलएज को बढ़ाया गया। जो 7 एमएलएज को बढ़ाया गया, याद रखना, जो 7 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को बढ़ाया गया या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बढ़ाया गया, इन शॉर्ट में याद रखना, 6 रखे गए जम्मू डिवीजन के लिए और 1 दिया गया कश्मीर डिवीजन। कश्मीर रीजन में 1 एमएलए बढ़ाया गया और जम्मू रीजन में 6 एमएलए बढ़ाए गए। और ये किसने किया? ये किया अमेंडमेंट ने। कौन से अमेंडमेंट ने? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट 2023 ने। ओके, चलो, अब जब भी आप अपडेटेड पढ़ेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो आप इस सेक्शन के अंदर देखेंगे 107 नहीं
114, और ये सारे के सारे डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, ये जो जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, इसने तो बोला अब 107 नहीं होंगी, 114 होंगी। तो 114 सीट्स होंगी इलेक्शन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब जिसके लिए लोग वोट डालेंगे, इलेक्शन होगा। 114 सीट्स में से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए -24 हमेशा किया जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए ये 24 सीट्स को वैकेंट रखा जाता है। ये पहले से चलता आ रहा था, ये अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो टोटल कितने सीट्स का इलेक्शन होगा? 114 को निकालो -24, तो 90 सीट्स का इलेक्शन होगा। अब एक समझने वाली बात यहां पर यह है, तो मतलब 90 सीट्स हैं आज जे.एंड.के में 90 एमएलएज। क्या 90 एमएलएज है टोटल? बताइए। नहीं, ये तो इलेक्टेड एमएलएज है 90। इसके अलावा 5 एमएलएज एलजी साहब नॉमिनेट करेगा, 5 एमएलएज एलजी साहब नॉमिनेट करेगा। तो टोटल आज जे.एंड.के में मैं आपको बताऊं जून 2025 के हिसाब से अगर आए, बताइए कितने एमएलएज टोटल यहां पे हैं? जो टोटल स्ट्रेंथ है एमएलएज की वो है 95 एमएलएज जे.एंड.के में है, 90 नहीं। हाँ, 90 तो इलेक्शन होगा, उसके लिए इलेक्शन हो गया, और 5 एलजी साहब चुनेगा, जिसके अंदर 2 वुमेन होंगे, 2 कश्मीरी माइग्रेंट होंगे, 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन होगा। ये मैं आगे अभी आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। आज ही के टॉपिक में ये सब डिटेल में पढ़ना है, ये जितना भी मैंने इधर बोला यही डिटेल में पढ़ना है। चलो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड, चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। ये तो मैंने अभी आपको बोला अमेंडमेंट में ये हुआ, लेकिन अमेंडमेंट से पहले की कहानी यहां पे क्या थी? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, उससे पहले क्या था, फिर जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या आया, और फिर अभी ये 2023 वाला जो अमेंडमेंट आज का टॉपिक है उसमें क्या डाला गया वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब 2019 का जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले, जब जे.एंड.के स्टेट था, जब जम्मू डिवीजन था, कश्मीर डिवीजन था, लद्दाख डिवीजन था, ये पूरा जे.एंड.के में 3 डिवीजन थे, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, लद्दाख डिवीजन, और जे.एंड.के स्टेट था, यूटी नहीं था। तो तब क्या था? 2019 से पहले क्या था, मतलब लेटेस्ट 2019 से पहले क्या था? उससे पहले की कहानी ज्यादा डिटेल यहां पे नहीं करूंगा, वो आगे के लेक्चर्स में कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाएगा। तो 111 सीट्स टोटल थी जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होना था। नॉमिनेशन यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, नॉमिनेशन बाय गवर्नर होता था तब, और गवर्नर तब 2 वुमेन को नॉमिनेट करता था। उन 2 वुमेन को निकाल के मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन 111 सीट्स पे माइनस करो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सीट्स, 24 सीट्स जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हमेशा से वैकेंट रखे गए हैं, और बोला गया जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जब इंडिया हासिल करेगा तब ये फिल कर दी जाएंगी, तब तक ये वैकेंट रहेंगी। ये दिखाने के लिए कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर अभी अधूरा है, आधा पाकिस्तान के पास है, वो जब वहां से छूट जाएगा, जब भी हम उसको हासिल करेंगे तो फिर ये चीजें अप्लाई होंगी, ये जो वैकेंट सीट्स है ये फिल कर दी जाएंगी। तो ये पहले से सिनेरियो चलता आ रहा था, 24 सीट्स को वैकेंट रखा गया था हमेशा के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। चलो, ये तो तब भी था जब जे.एंड.के स्टेट था। 111 में से 24 निकालो तो 87 सीट्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता था, जिसमें कश्मीर डिवीजन के लिए 46 सीट्स, जम्मू डिवीजन से 37 एमएलएज, और लद्दाख डिवीजन से 4 सीट्स या 4 एमएलएज थे। ओके, चलो, इसके अलावा ये तो हुए 87 सीट्स। इसके अलावा गवर्नर, तब तो एलजी नहीं था, तब तो गवर्नर ऑफ जे.एंड.के होता था। तो जे.एंड.के स्टेट का गवर्नर जो था उसके पास पावर था 2 वुमेन को नॉमिनेट करना, 2 वुमेन को एमएलए बनाना विदाउट इलेक्शन इन दो वुमेन्स के लिए नहीं था, इलेक्शन था 87 सीट्स के लिए। यह था 2019 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले की कहानी, इमीडिएट पहले की कहानी। उसके बाद जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसमें बोला गया 107 सीटें। ये आप सोच रहे होंगे इसे ये कहां लिखा गया था, ये याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि तब तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी था, जे.एंड.के का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर सेक्शन 47 के अंदर लिखा गया था कि गवर्नर जो है ना वो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा, ठीक है ना। अब वो चीजें याद नहीं रखनी है कि कहां पे लिखा था, कहां पे नॉमिनेट करना है, कौन से सेक्शन में लिखा था नॉमिनेट करना है। हाँ, ये अब देखना है कि अब किस सेक्शन में लिखा था नॉमिनेट कहां करना है, और जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताता हूं आपको, जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आया उसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, बोला गया कि 107 सीटें रखी गई। वो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। 107 सीटें रखी गई, 24 सीट्स निकालो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए वैकेंट रखो, तो टोटल कितने का इलेक्शन होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा 83 सीट्स का, नॉमिनेशन नहीं, इलेक्शन। लोग वोट डाल के 83 सीट्स को चुनेंगे, 83 एमएलएज को चुनेंगे। लेकिन जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में बोला गया कि 2 सीट्स जो है ना वो एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉमिनेट कर सकता है, जिनके ऊपर इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेशन होगा। और ये जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 15 में लिखा है,
वो ये अभी भी लिखा है सेक्शन 15 में। चलिए आगे बताता हूं वो डिटेल में। मैंने आपको बोला ना, ये आज का लेक्चर पूरा कनेक्टेड है, आगे बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, अगर ये पहले की बातें आपको समझ आ रही है। ठीक है, चलो चलिए 83 सीट्स का डायरेक्ट इलेक्शन होना है, 2 सीट्स नॉमिनेशन बाय एलजी एज पर J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 83 सीट्स में से आप देख लीजिए कश्मीर रीजन के लिए 46 एमएलएज और जम्मू डिवीजन के लिए 37 एमएलएज। ठीक है, ये था 2019 के J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। किसकी वजह से? अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो अभी टॉपिक है, जो मैंने आपको पढ़ाया और जिसके ऊपर मैंने आपको सबसे पहले ये वाला सेक्शन अभी पढ़ाया। और ये वाला सेक्शन अब क्या बोलता है? 7 सीटें बढ़ा दो, 107 से 114 हो जाएंगी, 7 एमएलएज बढ़ा दो। और 7 एमएलएज में से भी याद रखना सवाल आ सकता है, ये 7 एमएलएज जो बढ़ा दिए गए, 6 जम्मू रीजन के लिए और 1 बढ़ा दिया गया कश्मीर रीजन के लिए। 6 एमएलएज जम्मू से एक्स्ट्रा होंगे, 1 एमएलए कश्मीर से एक्स्ट्रा कर दिया गया। चलो अब देखो, ठीक है सर 107 सीटें थी, लेकिन अमेंडमेंट 2023 ने बोला 7 और बढ़ा दो, तो 107 से 114 कर दिए गए, -24 करो तो 90 सीट्स टोटल है। मतलब 90 सीट्स का डायरेक्ट इलेक्शन होगा। हाँ 5 तो एलजी साहब नॉमिनेट करेगा, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन वाले, ये नॉमिनेशन वाले, टोटल J&K में 95 एमएलएज टोटल स्ट्रेंथ जो J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में है वो है 95 एमएलएज की, 5 नॉमिनेटेड, 90 इलेक्टेड। अब सुनना, याद रखना, बोला गया कि 90 सीट्स में से कश्मीर डिवीजन के लिए अब 47 है और जम्मू डिवीजन के लिए, जम्मू रीजन से 43 एमएलएज आएंगे। तो आप मुझे बताओ 90 सीट्स मतलब 90 एमएलएज में से कितने एमएलएज कश्मीर से चुने गए इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन से? 47 एमएलएज। कितने एमएलएज जम्मू से चुने गए डायरेक्ट इलेक्शन जो हुआ वो 43 एमएलएज। ठीक है, चलो ओके ठीक है, वही मैंने आपको बोला ना, 46 से +1 आप करो तो 47 और 37 जम्मू रीजन के लिए +6 करो तो 43, क्योंकि जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए +1, जम्मू के लिए +6, टोटल +7 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बोला सेक्शन 14(3), क्योंकि इस पे मैंने इसलिए टाइम लगा क्योंकि आगे की बातें कनेक्टेड बहुत ज्यादा है इसके साथ। अब सेक्शन 14(10) की बात हम करेंगे। चलो सेक्शन 14(10) की हम बात करेंगे। देखो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन 14(10) पहले से था, लेकिन चेंज लाया गया। क्या चेंज लाया गया? पहले ये था, अब ये किया गया। पहले J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये बोलता था, अब अमेंडमेंट 2023 में जो हुआ, अब ये कहानी है। अब इन फ्यूचर यही कहानी है और यही एप्लीकेबल हुआ अभी जब इलेक्शंस हो गए। ठीक है, एमएलएज के मामले में, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के मामले में। चलो सुन लेते हैं, अब समझ लेते हैं इस बात को। सेक्शन 14 सब सेक्शन 10 J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का असल में क्या बोलता है? सेकंड शेड्यूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का जो है, उसके अंदर पता है एक शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल। उस सेकंड शेड्यूल के अंदर पता है क्या लिखा है? कि पूरे इंडिया के स्टेट्स और पूरे इंडिया के यूटीज के अंदर कितने टोटल सीट्स होंगी, मतलब कितने टोटल एमएलएज बनेंगे, कितनी सीट्स होगी, उन सीट्स में से कितने शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखे गए हैं, तो उन सीट्स के अंदर टोटल सीट्स में से कितने रिजर्व्ड सीट्स है। इन शॉर्ट सेकंड शेड्यूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो है, इसके अंदर है कि कितने सीट्स आएंगे, कितने सीट्स इलेक्शन से आएंगे टोटल, और उन इलेक्टेड सीट्स में से कितने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होंगे। अब J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये जो सेक्शन है ना, वो पहले सेकंड शेड्यूल के बारे में बोलता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेकंड शेड्यूल के अंदर बोलता था कि देखिए ये हालत है J&K की, कि टोटल 83 सीट्स का इलेक्शन होगा, जो मैंने यहां पे भी आपको बोला 83 सीट्स टोटल J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इलेक्शन होगा। चलो पहले यही हालत थी कि टोटल 83 का डायरेक्ट इलेक्शन होगा। याद रखना 83 में से 6 सीट्स रखे गई थे रिजर्व एससी के लिए, मतलब 83 में से ही एससी से 6 एमएलएज होंगे, लेकिन एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रखी गई थी। और यह सिनेरियो 2019 के J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 14(10) के अंदर लिखा था। डन। अब J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 10 के अंदर जो लिखा गया था वो अब खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब इसको चेंज कर दिया गया। अब नया सिनेरियो डाला गया सेक्शन 14(10) के अंदर। अब ये वाली कंडीशंस डाली गई, अब ये वाला डाटा डाला गया सेक्शन 14(10) के अंदर। क्या अमेंडमेंट हुई? 2023 के अमेंडमेंट ने बोला नहीं भाई, अब ये नहीं होगा, अब टोटल सीट्स बढ़ा दी गई है, 7 सीट्स और बढ़ा दी गई है, तो टोटल इलेक्शन होगा 90 का। अब ये जो 90 का इलेक्शन टोटल होगा, इसके अंदर एससी के लिए कितने रखने हैं रिजर्व, एसटी के लिए कितने रखने हैं रिजर्व, वो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख लीजिए सेक्शन 14(10) ने ये बात कह के डलवाया सेकंड शेड्यूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर। ये डाटा क्या है, कंटेंट क्या है, अमेंडमेंट क्या है?
कि टोटल अब 90 सीट्स होंगी, 83 नहीं होंगी। और 90 सीट्स के अंदर ही, याद रखना, 90 के अलावा बात नहीं कर रहा हूं, इन्हीं 90 एमएलएज में, इन्हीं 90 एमएलएज जो जेएंडके में बनेंगे, 90 एमएलएज में से 7 एमएलएज शेड्यूल कास्ट को रिजर्व होंगी और 9 एमएलएज शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होंगी। तो 90 एमएलएज में से 9 एमएलएज एसटी के लिए रिजर्व्ड है, 90 एमएलएज में से 7 एमएलएज एससी के लिए रिजर्व है। ये किसने बोला? जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने ही ये बोला। चलो, अब ये अमेंडमेंट ने इधर इस सेक्शन में क्या चेंज लाई मैंने आपको बता दिया, एससी और एसटी की सीट्स। ओके, अब इसके अलावा इस वाले सेक्शन में क्या चेंज लाई मैंने आपको बता दिया, 7 सीट्स को बढ़ा दिया गया। कश्मीर के लिए 1 रीजन, कश्मीर रीजन के लिए 1, जम्मू डिवीजन है, जम्मू रीजन के लिए 6। ओके, जिसकी वजह से अब इतने कश्मीर से एमएलएज बनेंगे और जम्मू से इतने एमएलएज बनेंगे। डन। अब आगे और क्लियरिटी आपको होने वाली है। चलो देखो, सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैंने आपको ऊपर ही ये बोला कि अमेंडमेंट में ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी, ये पहले से थे, ये सेक्शंस, इनमें चेंज आई, लेकिन ये वाले 2 सेक्शंस नहीं थे जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, ये नहीं थे पहले, अब इनको डाला गया, इंसर्ट किया गया। अब सुनो, इंसर्ट जो किया गया, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 15A, सेक्शन 15A जो इंसर्ट किया गया, उसमें अब क्या लिखा गया जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के एक्ट में क्या लिखा गया? 2019 के जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अब सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 15A भी होगा, जो बताता है एलजी नॉमिनेट कर सकता है 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को टू लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि एलजी के पास पावर दिया गया कि वो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को नॉमिनेट कर सकता है, इलेक्शन नहीं, ये 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स नॉमिनेशन से आएंगे, इलेक्शन के बगैर। इलेक्शन तो बता दिया 90 सीट्स का, और इलेक्शन में मैंने बता दिया कि 90 में से कितने रिजर्व है एससी के लिए, एसटी के लिए, वो इलेक्शन की बात थी। अब नॉमिनेशन की बात है, ये दोनों सेक्शंस अब नॉमिनेशन की बात करेंगे, ये दोनों सेक्शंस अब एलजी के पावर की बात करेंगे। एलजी के पास पावर है इलेक्शन के बगैर उठा के एमएलए बना लेना। अब किसको एमएलए बनाएगा? सेक्शन 15A बोलता है एलजी बनाएगा विदाउट इलेक्शन, एलजी बनाएगा 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली एलजी नॉमिनेट करेगा, जिसमें से 1 वुमेन होनी चाहिए, जिसमें से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट। दोनों के दोनों भी वुमेन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट्स में से। डन, इतना क्लियर है? सर ये कहां लिखा है कि एलजी के पास पावर है कि हाँ अब वो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को एमएलए बना सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बना सकता है विदाउट इलेक्शन, नॉमिनेशन है? ये कहां है लिखा है कि एलजी के पास पावर है? ये तो अब जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नए सेक्शन में लिखा है, जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 15A। और सेक्शन 15A जो इंसर्ट किया गया, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स में कितने वुमेन होने चाहिए? एटलीस्ट 1, दोनों के दोनों भी वुमेन हो सकते हैं। अब सवाल है, सर कश्मीरी माइग्रेंट कौन है? कोई भी उठा के बोल देगा, अरे एलजी साहब मेरे को चुनो, मेरे को इलेक्शन में सीट नहीं मिली, मैं एमएलए नहीं बना जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली का, मैं जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए नहीं बन सका इलेक्शन से, मुझे नॉमिनेशन से आप बना लो, मुझे ऐसे ही मेरा नाम दे दो, मेरा नाम रिकमेंड करो, मेरा नाम दे दो और मेरे को अपॉइंट करो। अब सुनो, ऐसा नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी माइग्रेंट कौन है? कश्मीरी माइग्रेंट कोई भी इंसान, ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इसमें मेजॉरिटी है कश्मीरी पंडित्स, आप इसमें कह सकते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का मतलब है कश्मीरी पंडित्स मेजॉरिटी केसेस में, लेकिन वहां पे लिखा है कोई भी इंसान। अब सुनो, कश्मीरी माइग्रेंट कौन है? कोई भी इंसान जो कश्मीर से माइग्रेट हुआ 1989-90 में, जब मिलिटेंसी जेएंडके में पीक पे थी, जब मिलिटेंसी जेएंडके में पीक पे थी, और इस दौरान जो कश्मीर से भाग गया, माइग्रेट हो गया, कश्मीर से निकला, और वो कहां गया? जम्मू या अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, चाइना नहीं, रशिया नहीं तो कोई भी बंदा बोलेगा अरे सर जब मिलिटेंसी थी तो मैं तो चला गया पाकिस्तान, मैं तो अभी यूएसए का सिटीजन हूं, एलजी साहब मेरे को भी तो बनाओ एमएलए। एलजी साहब बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप या तो जम्मू जाने चाहिए फ्रॉम कश्मीर, या आप अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया रहने चाहिए। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तभी होगा, और इतना ही नहीं, याद रखना। और ये कश्मीरी माइग्रेंट्स के अंदर लिखा है कि रजिस्टर्ड भी होने चाहिए विद रिलीफ कमिश्नर ऑफ जेएंडके जो है, उसके अंदर डाटा जो है, मतलब कि रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये कश्मीरी माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड होने चाहिए विद रिलीफ कमिश्नर के डाटा के अंदर होने चाहिए वो बंदे का नाम, ठीक है ना? ओके, वो इंसान का नाम। हाँ, आप कह सकते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स में मेजॉरिटी 99% से ज्यादा आप कह सकते हैं कि पंडित्स है, ठीक है ना, कश्मीरी पंडित्स है।
अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। यहां पे देखा गया, एज ऑफ नाउ ये देखा गया कि टोटल कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो माइग्रेट हुई कश्मीर से जब वहां पे 1989 या 90 में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तो लगभग लगभग 46,500 फैमिलीज ऐसी हैं। हाँ, इन्हीं फैमिलीज में जो रजिस्टर्ड है विद रिलीफ कमिश्नर या जो कश्मीर से माइग्रेट होके इंडिया में रहा या जम्मू में रहा, उसी को एलजी साहब बना सकता है एमएलए। और देखो एलजी साहब के पास पावर कितना आ गया, इलेक्शन के बगैर ही वो एमएलए बना सकता है, नॉमिनेट कर सकता है ये। चलो, उसके अलावा सेक्शन 15A मैंने यहां पे बता दिया, उसके अलावा सेक्शन 15B भी इंसर्ट किया गया। अब ये लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का। सेक्शन 15B जो इंसर्ट किया गया वो क्या बोलता है, एलजी साहब के पास और पावर दिया गया कि आप फिर से नॉमिनेट कर सकते हो एक डिस्प्ले वन एमएलए, एक एमएलए आप बना सकते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना सकते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना सकते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकते हो। कितने? एक, मगर वो एक डिस्प्लेस्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल है, एक डिस्प्लेस्ड पर्सन जो होना चाहिए एलजी साहब विदाउट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, नॉमिनेशन। जैसे इधर दो थे नॉमिनेटेड, इसी तरह एक है इधर डिस्प्लेस्ड पर्सन नॉमिनेटेड। अब डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेस्ड पर्सन वो पर्सन है जो डिस्प्लेस हुआ, पर्सन जो डिस्प्लेस हुआ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान वाले जम्मू एंड कश्मीर से। तो कोई भी इंसान जो डिस्प्लेस हुआ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से, कब? जब इंडिया पाकिस्तान के वार हुए 1947 में, 1965 में, 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान के वार हुए, और उस वार की वजह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से अगर कोई डिस्प्लेस होता है, कहां पाकिस्तान रहता है, नहीं, J&K या इंडिया की तरफ अगर वो डिस्प्लेस होता है, पाकिस्तान वाले कश्मीर से डिस्प्लेस होता है या तो J&K या तो इंडिया का मेंबर वो है, या तो J&K में रहता है या तो इंडिया में रहता है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है शॉर्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उठ के बोले अरे सर ये वार में मैं भी डिस्प्लेस हो गया, मेरा भी जगह छूट गया और मेरा भी घर जल गया, मेरी भी जमीन खत्म हो गई, मैं डिस्प्लेस हो गया सर, लेकिन मैं पाकिस्तान में डिस्प्लेस हो गया, मैं तो पाकिस्तान के लाहौर में रहता हूं, मेरे को भी J&K के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना लो, मेरे को भी एमएलए बना लो। एलजी साहब आपके पास पावर है, सेक्शन 15B आपको पावर देता है, लेकिन एलजी साहब बोलेगा नहीं भाई, टू J&K और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। और ये कितनी फैमिलीज है जो डिस्प्लेस हुई हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के जम्मू कश्मीर से? 41800 फैमिलीज। इतनी फैमिलीज में से किसी भी बंदे को एलजी साहब एमएलए बना सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और उसको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। डन। अब सवाल है, ये दोनों सेक्शंस 15B 15A, क्या ये दोनों एलजी साहब को पावर बहुत ज्यादा देते हैं? जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ था कि एलजी साहब को आप इतना पावर दिए कि वो 5 एमएलए खुद बना सकता है। तो यहां पे आपको बता दूं, हां, एलजी साहब को बहुत ज्यादा पावर दिया गया सेक्शन 15A और सेक्शन 15B को इंसर्ट करके। मतलब इस जो आप आज अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं 2023 वाला अमेंडमेंट, इसमें एलजी साहब को बहुत ज्यादा पावर दिया गया। एलजी साहब को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है टू नॉमिनेट एमएलएज वो नॉमिनेट कर सकता है फ्रॉम 2 to 5। 2 पहले था J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। यहां पे आपको बता दूं, यहां पे J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यहां से पे बोला गया था, J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, उसमें बोला गया था कि सेक्शन 15 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलता था 2 वुमेन को एमएलए नॉमिनेट कर सकता है, 2 वुमेन को एमएलए बना सकता है। कौन? एलजी साहब बना सकता है 2 वुमेन को एमएलए। लेकिन अब अमेंडमेंट में क्या बोला गया? 2 नहीं, 2 के बाद 2 वुमेन पहले से था J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 15 में। उसके अलावा 2 कश्मीरी माइग्रेंट और उसके अलावा 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन। कितना हुआ? टोटल 5 हुए ना। तो 2 वुमेन, 2 कश्मीरी माइग्रेंट, 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन, टोटल 5 हुए ना। तो 5 एमएलएज अब एलजी साहब बना सकते। तो मतलब पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। पहले तो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 15 में सिर्फ लिखा गया था 2 वुमेन, लेकिन अब तो अमेंडमेंट की वजह से सेक्शन 15A और सेक्शन 15B को डाला गया, जिसकी वजह से पावर बढ़ गया फ्रॉम 2 to 5। तो J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ओरिजिनली बोलता था 2 वुमेन चुनेगा एमएलए। वो कहां बोलता था? सेक्शन 15 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पहले बोलता था कि देखिए 2 वुमेन एलजी साहब बना सकता है एमएलए। अगर एलजी साहब को लगा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो नॉमिनेट करके एमएलए बनाएगा 2 वुमेन को। लेकिन अब 2 से 5 हुए। कैसे? सेक्शन 15A इंसर्ट किया गया, सेक्शन 15B इंसर्ट किया गया। ये 2 सेक्शंस इंसर्ट किए गए अभी 2023 के अमेंडमेंट से, और ये 2 सेक्शंस की वजह से 2 कश्मीरी माइग्रेंट, 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन, मतलब टोटल 3 एमएलएज। 2 कश्मीरी माइग्रेंट, 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन, मतलब टोटल 3 एमएलएज अब और बढ़ा दिए गए। पहले तो 2 था,
लेकिन अब अमेंडमेंट्स की वजह से ये दो सेक्शंस को इंसर्ट करके अब 3 और बढ़ा दिए गए। तो 3 यहां से अमेंडमेंट्स की वजह से, और ओरिजिनली J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2 थे, तो 3 और 2 होते हैं 5, 3 और 2 होते हैं टोटल में 5। वही मैंने आपको बोला, ओरिजिनली कितना था 2, अभी 5 है। अब ये 5 में भी अगर सवाल आए टोटल कितने वुमेन हो सकते हैं, देखो पहले सेक्शन 15 में लिखा था 2 वुमेन, लेकिन याद करो यहां पे तो 2 वुमेन लिखा है, लेकिन याद करो अभी मैंने आपको पढ़ा है सेक्शन 15A, इसमें मैंने बोला 2 कश्मीरी माइग्रेंट में से एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। तो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स में कम से कम 1 वुमेन, तो कितने हुए यहां से 1, और ये 2 वुमेन तो ऑलरेडी थे, मतलब 3 वुमेन एटलीस्ट। तो एटलीस्ट 3 वुमेन होने चाहिए ये 5 MLAs में से। अब बताओ मुझे एज ऑफ जून 2025 टोटल कितने MLAs नॉमिनेट कर सकता है LG? 5। एटलीस्ट उन 5 में से कितने वुमेन होने चाहिए? 3। क्या 5 के 5 वुमेन हो सकते हैं? हाँ, एटलीस्ट 3 वुमेन होने चाहिए जिनको LG साहब विदाउट इलेक्शन नहीं लड़ना, इनको डायरेक्टली नॉमिनेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में एज ऑफ जून 2025 याद रखना J&K में हालत क्या है। 90 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, और 5 सीट्स मतलब 5 MLAs नॉमिनेट करेगा कौन? LG साहब, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि LG साहब को इतना पावर क्यों दिया गया है। तो अगर आपको बोला जाए कि बताइए टोटल MLAs लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, अरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के 24 निकाल के मुझे बताओ, तो इंक्लूडिंग इलेक्शन एंड नॉमिनेशन अगर ऐसा आए तो याद रखना 95। लेकिन अगर सवाल आए टोटल इलेक्टेड स्ट्रेंथ कितनी है? 90। टोटल स्ट्रेंथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड कितनी है? 95। ये है प्रेजेंट सिनेरियो। ओके। अच्छा, टोटल सैंक्शनड, अच्छा मुझे बताइए, टोटल बताइए इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, बताइए मुझे। तो वो आप कर सकते हैं 114, मतलब जिनके ऊपर इलेक्शन होगा टोटल, जिनके, देखो पहले याद रखना सेक्शन, ये याद रखना प्लीज, इस बात को याद रखना कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। सेक्शन 14(3) बोलता है टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ बाय डायरेक्ट इलेक्शन कितनी है। अब याद रखना 107 नहीं, 114। लेकिन अगर सवाल ऐसे आए कि एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, तो 114 को माइनस अप करना 24। अगर ऐसे सवाल आए कि आप बताइए कितने नॉमिनेटेड है, ये तो सारे के सारे इलेक्शन वाले हैं, अगर नॉमिनेटेड भी आपको ऐड करने तो +5 आप कर लेना नॉमिनेटेड वाले ऐड, और नॉमिनेटेड में से 2 वुमेन सेक्शन 15, 2 कश्मीरी माइग्रेंट सेक्शन 15A, 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन सेक्शन 15B। डन, इतना क्लियर? चलो अब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको बहुत एक्टिव रहना है और हर एक चीज समझनी है। मैं आपको जब MCQ सीरीज कराऊंगा ना, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है। ओरिजिनली अगर लिखा होगा 2019 का, तब आपको 107 टोटल सीट्स लिखनी है ओरिजिनली। अगर आए एज ऑफ 2025 या 2026 या आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2023, तब आपको 114 लिखने हैं। देखो ना, आपको एक्टिव रहना है, वो आपको MCQ सीरीज में मैं कवर इस तरह से कराऊंगा कि आप पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको J&K डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया, सेम टू सेम वही है। एक बात याद रखना, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब किसने बोला करने को? ये सब जो भी मैंने आपको अमेंडमेंट एक्ट 2023 में पढ़ा, ये सारा का सारा J&K डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट थी। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया। इसीलिए मैंने आपको बोला ना, ये डिटेल्स मैंने आपको पढ़ाई हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगा। अब सुनो, जल्दी इस टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि सेम टू सेम चीजें हैं। J&K डिलिमिटेशन कमीशन को बताया गया कि आप लिमिट करो बाउंड्रीज। आप बताइए J&K में लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर आएगा, यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर आएगा, 90 MLAs बनाने हैं, 90 MLAs बनाने हैं। तो MLA किस एरिया, इस एरिया को डिलिमिट करो, ये बाउंड्रीज फिर से चुनो। तो J&K डिलिमिटेशन कमीशन को ये काम दिया गया। कब काम दिया गया? सुनो, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम दिया कब? जब इसको सेट किया मतलब इसको कब बनाया J&K डिलिमिटेशन कमीशन को? मार्च 2020 में। मार्च 2020 में इसको बनाया, बोला कि बाउंड्रीज देखो, SC के लिए कितनी सीट्स होंगी, ST के लिए कितनी सीट्स होंगी, क्या हम मतलब सारी डिटेल्स हमें दे दो। चलो, मार्च 2020 को सेटअप किया J&K डिलिमिटेशन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और फाइनल रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं मई 2022 में। ठीक है, अब J&K डिलिमिटेशन कमीशन जो था, ये 3 मेंबर कमीशन था, 3 मेंबर बॉडी थी, ये 3 मेंबर थे इसमें, और 3 मेंबर में से चेयरमैन जो था वो कौन था? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो थे वही थे इनके चेयरमैन, और वो थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। ओके, उसके साथ साथ यहां पे मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो बंदा था वो था सुशील चंद्र, जो कि थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ के शर्मा भी मेंबर था, जो कि थे उन दिनों के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ J&K UT। ये थे उन दिनों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब उसके बाद सुनिए रिकमेंडेशंस।
क्या रिकमेंडेशंस दी J&K डिलिमिटेशन कमीशन ने? रिकमेंडेशन ये दी कि इंक्रीज कीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 117, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के अंदर, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चेंज लाई गई। और टोटल कितने असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है? देखो, असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज बोलो, सीट्स बोलो, 90 सीट्स बोलो, असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज बोलो, 90 MLAs बोलो, MLAs बोलो, एक ही बात है, क्योंकि हर एक MLA के लिए असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, एक MLA एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। कहने का मतलब यह है 90 सीट्स बोलो, 90 MLAs बोलो, 90 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चलो। तो क्या बोला रिकमेंडेशन में? सबसे पहले 107 से 114 करो, मतलब 7 सीटें और बढ़ा दो, मतलब टोटल अब 90 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होंगी, 90 सीट्स होंगी, जम्मू के लिए 43 और कश्मीर के लिए 47। ये किसने? ये इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, J&K डिलिमिटेशन कमीशन ने ही बोला था। इतना ही नहीं, इसने ये भी बोला था कि देखो SC और ST के लिए सीट्स रिजर्व करो, जो कि बाद में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 14(10) के अंदर चेंज लाया गया। तो मैंने आपको बोला ना, ये जो अभी मैंने आपको एक्ट पढ़ाया, वो एक्ट जो है ना, वो इसी के ऊपर था। जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो थी, वही बेस बनाया गया इस एक्ट को बनाने के लिए। चलो, अच्छा, 90 सीट्स के अंदर ही 90 सीट्स में से 9 रखो ST के लिए और 7 रखो SC के लिए, तो टोटल 16 सीट्स। अब सवाल ये भी होगा आपके दिमाग में, कौन कौन सी 90 सीट्स में से ST के लिए रिजर्व रखनी है, SC के लिए रिजर्व रखनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पे 7 सीटें जो मैंने आपको बोला, 7 SC और 9 ST, 7 सीटें जो SC है, याद रखना वो सारी की सारी जम्मू डिवीजन से ली गई, कश्मीर डिवीजन से एक भी सीट नहीं ली गई, एक भी सीट रिजर्व नहीं थी SC के लिए। 9 जो ST की सीट्स, 90 सीट्स में से जो 9 सीटें, 90 सीट्स में से 7 सीटें, ओके, 90 सीट्स में से जो 9 सीटें थी, वो 9 सीटें 6 कश्मीर डिवीजन से आई और 6 जम्मू डिवीजन से आई और 3 कश्मीर डिवीजन से आई। ये मैं आपको क्लियर करूंगा यहां पे, A to Z यहां पे आपको क्लियर होने वाला है कि कौन कौन सी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, कौन कौन सी सीट SC के लिए रिजर्व रखी गई थी, ST के लिए रिजर्व रखी गई थी। चलिए, तो ये भी किसने रिकमेंड किया? J&K डिलिमिटेशन कमीशन नहीं। ये सारा का सारा J&K डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंड करती है। ये तो 3 मेंबर बॉडी थी, लेकिन इसके कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी थे, जो कि J&K के MLAs थे ना लोकसभा में, वो भी थे इसके, लेकिन एसोसिएट मेंबर्स। लेकिन ये 3 मेंबर बॉडी थी, तीनों मेंबर्स का नाम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सुनो, ये रिपोर्ट में ये भी बोला गया, ये रिकमेंडेशंस में ये भी बोला गया कि एडिशनल सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स रखो। जो 90 सीट्स आपने इलेक्शन कराया, इलेक्शन के बगैर एडिशनल सीट्स होनी चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए और डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए, जो कि फिर अभी मैंने एक्ट में आपको बता दिया, सेक्शन 15A J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, सेक्शन 15B J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बोलता है। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको अमेंडमेंट में बोला, 2 कश्मीरी माइग्रेंट होंगे, 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन होगा, 2 कश्मीरी माइग्रेंट में से 1 कम से कम वुमेन। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, ऑल 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज टू हैव इक्वल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। याद रखना, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब यहां पे है 5 जो सीट्स लोकसभा में है J&K से, और फिर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज मतलब जो 90 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है, टोटल सीट जो 90 है, ठीक है ना, इलेक्टेड की बात कर रहा हूं। अब सुनो क्या है कि 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज को इक्वलिटी लाओ। ऐसा नहीं कि जैसे पहले हो रहा था, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए पहले क्या हो रहा था, ये J&K है, J&K इधर से एक MP बना, एक MP मतलब लोकसभा का मेंबर, लोकसभा की बात कर रहा हूं, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, तो मतलब छोटे छोटे टुकड़े, इधर से बड़ा वाला टुकड़ा। तो ऐसा नहीं बोला कि यूनिफॉर्मिटी लाओ, कि देखो अगर ये J&K है और आपने 5 असेंबली, सॉरी ये J&K है और आपने ऐसे चुनना है कि जो MP जहां जहां से आप चुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बारामूला की कंस्टिट्यूएंसी है, ये श्रीनगर की कंस्टिट्यूएंसी है, या अनंतनाग राजौरी की कंस्टिट्यूएंसी है, ये जम्मू की कंस्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जाम्पल बारामूला की कंस्टिट्यूएंसी है, कौन सी वाली? MP बनने वाली कंस्टिट्यूएंसी, MP मतलब लोकसभा वाली कंस्टिट्यूएंसी। तो यहां पे अगर एक MP इस एरिया से चुनता है, तो फिर इस एरिया से टोटल MLAs कितने जाने चाहिए J&K में? वो तो MP लोकसभा सेंटर में, लेकिन J&K में इस एरिया से 18 MLA बनने चाहिए, MLA। और ये जो है ये वाली कंस्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जांपल ये जो है ये जो श्रीनगर की कंस्टिट्यूएंसी है, यहां से तो लोकसभा में एक बंदा जाएगा, लोकसभा का एक मेंबर बनेगा, लेकिन ये एक मेंबर जो लोकसभा का बनेगा, इसी वाले एरिया से बराबर 18 MLA बनने चाहिए। फिर इधर से भी एक MLA बनेगा इस एरिया से, लेकिन इस एरिया से J&K में 18 MLA बनने चाहिए। ये वाले जो है जम्मू कंस्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जांपल इधर से तो जाएगा सेंटर में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, लेकिन इसी एरिया से 18 MLAs बनने चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी लानी थी। ऑल 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ J&K तो है इक्वल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। देखो, अच्छा यहां पे भी एक बात है, देखो 90 है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, 90, एक बात याद रखना, 90 सीट्स है J&K में, जिसके लिए SC के लिए और ST के लिए रिजर्वेशन है। लेकिन जो 5 J&K से पार्लियामेंट में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, क्या उसके लिए SC के लिए और ST के लिए कोई सीट रिजर्व्ड है?
5 लोकसभा मेंबर्स जो जेएंडके से जाते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या लोकसभा मेंबर्स जो जेएंडके से जाते हैं, याद रखना कोई सीट रिजर्व नहीं है 5 में से, जो जेएंडके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा में बैठेंगे, एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा बनेंगे, 5 में से कोई सीट नहीं है। जेएंडके की 5 सीट्स में से कोई सीट रिजर्व नहीं है एससी एसटी के लिए, याद रखना, ठीक है ना। हालांकि डिमांड हुई थी, लेकिन ये सारा जेएंडके डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बोल रही है, मैं खुद से एक भी बात नहीं बोल रहा हूं, ये सारा जितना भी बोल रहा हूं जेएंडके डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है। चलो, जेएंडके डिलिमिटेशन कमीशन ने सबसे अच्छी बात बोली कि यूनिफॉर्मिटी लाओ, जितने एरिया से एक एमपी जाता है सेंटर में लोकसभा में, उतने एरिया से जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली में 18 एमएलए बनने चाहिए। चलो, यहां पे वही मैंने लिखा, एक एमपी या एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी या एक एमपी से 8, देखो ना, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां जिस एरिया से बनेगी उसी एरिया से जेएंडके में 18 एमएलए बनने चाहिए या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए। तो एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी जिस भी एरिया में है जेएंडके में, एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी बाउंड्री है, जितना भी एरिया है, वही बाउंड्री वही एरिया होना चाहिए 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का। तो एक एमपी जो जेएंडके से है, जिधर से बनेगा उस एरिया के अंदर 18 एमएलए बनने चाहिए। तो बाउंड्री डिसाइड करो इस तरह से, जो बाउंड्री के अंदर सेंटर में लोकसभा में एक एमपी बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा बनता है, उसी बाउंड्री उसी एरिया के अंदर 18 एमएलए बनने चाहिए जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब सुनो, बारामूला से एक एमपी बनेगा, श्रीनगर से एक एमपी बनेगा, अनंतनाग राजौरी से एक एमपी बनेगा, उधमपुर लोकसभा, एलएस मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर बनेगा, जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जहां जहां बारामूला की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां उस एरिया से 18 एमएलए बनने चाहिए। श्रीनगर से 18, अनंतनाग राजौरी से 18, उधमपुर से 18, जम्मू लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उधर से 18 एमएलए। तो 18 18 18 18 18 5 बार ऐड करो, टोटल कितने एमएलए हुए जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली में? 90 एमएलए। यही कहानी को समझो, एक ही चीज को समझो फिलहाल, सिर्फ इस वाले डब्बे को यहां तक समझो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, ये है, हाँ, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला है, लेकिन बारामूला की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये नहीं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ना। बारामूला लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट भी है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट भी है, बंडीपोरा डिस्ट्रिक्ट भी है। इतना ही नहीं, बारामूला इधर भी आएगा, बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़गाम सा थोड़ा सा हिस्सा भी है। तो ये चेंज कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे स्टार लगाया गया है क्योंकि अनंतनाग राजौरी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया गया, अनंतनाग और राजौरी को जोड़ के, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, यही सिर्फ ये वाला समझो। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला, इसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, समझने वाली बात, डिस्ट्रिक्ट को आप दिमाग से निकालो। याद रखना, ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मतलब इधर से लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बारामूला, इसके अंदर देखो कितने एमएलए बनेंगे। एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देखो कितने एमएलए बनेंगे, ये टोटल 16 है यहां तक। अब आप बोलेंगे सर 16 ही तो है, लेकिन आपने तो ऊपर बोला 18 एमएलए। देखो, बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यहां भी है और यहां से 2, यहां से 16, यहां से 2, हो गए 18। कौन कौन सी 2? ये बड़गाम और बीरवा, ये 2 है लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये है एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहां से बनेंगे, 16 है। बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये तो 16 है, लेकिन बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये वाले 2 भी जुड़ लो, हो गए 18। इतना नहीं, श्रीनगर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आता है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आता है, इवन कि श्रीनगर फिर यहाँ से भी आगे मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे शुपियन का डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा हल्का सा आता है, ठीक है ना। चलो, कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बड़े है, उसके अंदर 2-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चलो, 2-4 डिस्ट्रिक्ट आप लेंगे। श्रीनगर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना, उधर से ये वाले एमएलए चुने जाएंगे, मतलब ये वाले लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 10 है। अब आप देखो आगे भी श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तो ये वाले अब एमएलए, इन एरिया से एमएलए एक चुना जाएगा। पुलवामा से एक, त्राल से एक, पामपुर से एक, चाडोरा से एक एमएलए होगा। अब याद रखना, अब आप बोलोगे सर 10 और 7 तो हो गए 17, लेकिन आपने तो बोला 18। ये देखो, श्रीनगर से एक, श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक और एमएलए चुना जाएगा, एमएलए शुपियन तो हुए ना, ये 7 वो 10 और शुपियन वाला एक हो 18, ठीक है। इसी तरह आगे भी देखो, ये श्रीनगर बारामूला हमने। अब अनंतनाग राजौरी की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई लोकसभा, अनंतनाग राजौरी से एक एमएलए बनाया गया लोकसभा में। अब अनंतनाग राजौरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, याद रखना, इसके अंदर ये आप देखो जैनापुरा है, एमएलए बनाया जाएगा जैनापुरा, लेकिन टोटल 18 बनाने हैं अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। देखो, और 10, एक तो ऊपर है लेकिन और 10 हुए 11। कौन कौन से 10? डीएचपुरा से एक एमएलए, कुलगाम से एक एमएलए, देवसर से एक एमएलए, डूरू लेजिस्लेटिव असेंबली से एक एमएलए, कुकरनाग लेजिस्लेटिव असेंबली से एक एमएलए, या अनंतनाग वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए, या अनंतनाग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए। लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बोलो या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो आए 10 इधर और एक इधर, हो 11, लेकिन सर टोटल तो 18 होने चाहिए, 18 एमएलए।
अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से टोटल 18 एमएलए होने चाहिए। ये देखो ये वाले 7 है, यहाँ से टोटल हुए ना 18 एमएलए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब लास्ट बात कहना चाहता हूँ, मैंने जो ऊपर आपको बोला एससी और एसटी का 9 एसटी और 7 एससी के लिए रिजर्व सीट्स रखी गई। और मैंने आपको यह भी बोला कि एससी जो है ना, एससी वो सारे के सारे जम्मू डिवीजन में है, कश्मीर से कोई एसटी नहीं, सॉरी एससी सारे के सारे एससी जम्मू डिवीजन से है। कौन कौन से, ये देखो एससी, ये वाली सीट एससी के लिए, ये वाली सीट एससी के लिए हो गए 2, इसी तरह ये वाली सीट एससी के लिए 3 4 5 6 और 7 सारे के सारे एससी रिजर्व जो सीट्स रखी गई वो जम्मू डिवीजन में थी। अगर हम एसटी की बात करें तो कश्मीर में सिर्फ 3 मैंने बोला एसटी और बाकी 6 मैंने बोला जम्मू के लिए रिजर्व रखी गई। तो देखो कहां देखो ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे गुरेज और कंगन ये एसटी, और इसके अलावा एसटी ये वाला कुकरनाग। तो ये तो 3 कश्मीर डिवीजन के लिए एसटी रिजर्व थे। जम्मू डिवीजन में अगर आप जम्मू डिवीजन वाले एरिया को देखेंगे, ये है जम्मू डिवीजन वाला एरिया, तो एसटी के 6 आप दिखेंगे, और वो आप सारे के सारे दिखेंगे पूंछ राजौरी में, लगभग सारे। ये देखो ना, पूंछ से 2 डिस्ट्रिक्ट से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से देखो 3, 1 2 3 एसटी हुए ना। बस एक और पेंडिंग है, वो शायद यहाँ पे है, रियासी का एक डिस्ट्रिक्ट है ये गुलबाग। तो ये वाली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप देख लीजिए रिजर्व रखी गई थी सीट फॉर एसटी कैटेगरी। डन, इतना क्लियर है। ये लोकसभा, ये डिस्ट्रिक्ट, ये नाम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सीरियल नंबर, और टोटल सीरियल नंबर कितना है 91 से 114 पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखा गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब सुनो, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन जेएंडके, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का नंबर ये है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएंडके कॉन्स्टिट्यूंसीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का नंबर। ये देखो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का नंबर, डिस्ट्रिक्ट और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी। हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 18 लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी की आती है। वही मैंने आपको बोला, बारामूला, श्रीनगर लोकसभा, अनंतनाग राजौरी लोकसभा, उधमपुर लोकसभा, जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा का मेंबर वो 18 एमएलएज के बराबर है। वो वाला एरिया जहां से आप एमपी 1 चुनते हो, एमपी 1 लोकसभा का मेंबर चुनते हो, वही एरिया से आपको 18 जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए चुनने हैं। बात खत्म। ये आज का लेक्चर आपको कैसे लगा बताना, और मैं आपको बता दूं कि पूरे जेएंडके में मोस्ट अफोर्डेबल फी पे हमारा कोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि ये सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, सबसे कम दाम का है लेकिन बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। कभी ये नहीं सोचना कि इतना सस्ता है, 50 से ज़्यादा टेस्ट लेंगे, इतने एमसीक्यू सीरीज, लेक्चर सीरीज, तो ये क्या इतना सस्ते पे ये क्यों है। ये शायद आपको दिमाग में ये चल रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना, सर ये इतना सस्ता क्यों, क्या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। प्लीज़ अगर क्वालिटी को पहचानना है, हमारे डेमो वीडियोज़ को देखो। हम ये सिर्फ जेएंडके के लिए कर रहे हैं। जेएंडके में अनएम्प्लॉयमेंट है, जेएंडके में प्रॉब्लम्स है, सिर्फ इसलिए। ऐसा ना सोचो कि लोवेस्ट फी का मतलब है खराब पढ़ाएंगे। याद रखना, यहाँ पे भी लिखा है हाई फी डजंट मीन हाई क्वालिटी। हम यहां पे सबसे सस्ते दामों पे बेस्ट क्वालिटी कोचिंग देना चाहते हैं, सिर्फ न जेएंडके में, पूरे इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम देना चाहते हैं। वो आप हमारे डेमो वीडियो से अंदाजा लगा लो, और हमारी सिलेक्शंस जेएंडके में सबसे ज्यादा है, वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। और ऑफर का बेनिफिट लेने से पहले, ऑफर का बेनिफिट ले लो, और ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाओ हमारे बैच में, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोलना चाहता हूँ, ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करो, और फिर लाइक करना नहीं भूलना, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।